Assalamualaikum students, how are you? I am your chemistry teacher here with the new topic, that is allotropy. The definition of allotropy is the existence of an element in more than one form in same physical state is called allotropy. In same physical state, well, do you understand what does it mean? That the matter will not change its physical state. It will remain in the same physical state as oxygen and ozone. Oxygen is a molecule with 2 oxygen atoms and ozone is a molecule with 3 oxygen atoms, but they both exist in the same physical state, that is the gaseous state. ठीक है. मीन एलोट्रोपी के बाद जो है, जो 2 काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, दे एग्जिस्ट इन द सेम फिजिकल स्टेट. ये नहीं कि बाद में एलोट्रोप जो होता है उसकी फिजिकल स्टेट ही चेंज हो जाए. ठीक है, बट दे मे डिफर इन देयर केमिकल स्टेट. ओके, व्हाई एलोट्रोपी हैपेंस? ठीक है, एलोट्रोपी इज ड्यू टू 2 रीजन. नंबर 1 इज द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more kind of molecule of an element, each having different number of atoms, such as allotrope of oxygen are oxygen O2 and ozone O3. As I told that the number of atom may vary in the molecule, but they are both allotrope of each other. For example, oxygen and ozone gas. ठीक है, यानी सिर्फ नंबर ऑफ एटम चेंज करने से ही एलोट्रोपी जो है दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म बन जाती है एक मॉलिक्यूल की इन द सेम फिजिकल स्टेट. दूसरी जो रीजन है, दैट इज डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल इन अ क्रिस्टल ऑफ द एलिमेंट, such as sulfur show allotropy due to different arrangement of molecule S8 in the crystal. They always show different physical properties but have same chemical properties. बेटा दूसरी रीज़न जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम एटम की अरेंजमेंट चेंज कर दें तो उससे जो दूसरी फॉर्म बनेगी मॉलिक्यूल की, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एलोट्रोपी. ठीक है, यहाँ आपने 2 रीज़न पढ़ी. एक ये है कि अगर आप मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम चेंज कर दें, और दूसरी रीज़न ये है कि अगर आप मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज कर दें, तो ये दोनों चेंज करने से जो एक नया मॉलिक्यूल या नया एलिमेंट बनेगा, दैट विल बी द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल or the compound, and this phenomena is called the allotropy. Allotrope of solid have different arrangement of atom in space at a given temperature. The arrangement of atom also change with the change of temperature and new allotropic form is formed. जी, इसमें क्या बताया जा रहा है कि सॉलिड एलोट्रोप ऑफ सॉलिड यानी सॉलिड के जो एलोट्रोप्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट जो होती है, उनके अंदर एलोट्रोप्स में एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो स्पेस में गिवन टेम्परेचर पे डिफरेंट हो सकती है. इफ़ यू चेंज द टेम्परेचर तो क्या है कि उन एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी. अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी, और जब उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी तो एक न्यू एलोट्रोप फॉर्म बन जाएगी. ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो सल्फर है, दिस इज द सल्फर S8 एंड दिस इज द सल्फर, दिस इज ऑल्सो S8. दोनों में नंबर ऑफ एटम तो सेम है, लेकिन जो टेम्परेचर 96 डिग्री तक अगर हम सल्फर को देखें तो इसकी जो अरेंजमेंट है उसकी वजह से ये रोम्बिक फॉर्म में पाई जाती है. जबकि आप अगर 96 से थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, और अब ये जो सल्फरेट है दैट विल बी फाउंड इन मोनोक्लिनिक फॉर्म. मोनोक्लिनिक फॉर्म और रोम्बिक फॉर्म में डिफरेंस होता है. वो डिफरेंस भी मैं आपको अभी शो करती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म. बट द टेम्परेचर at which one allotrope change into another is called transition temperature. ठीक है, तो हर एलोट्रोप का जो है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है. Here you can see कि जो सल्फर है its transition temperature is 96 degree. ठीक है, below this temperature rhombic form is found and higher than 96 degree Celsius the molecule will rearrange itself and it will give the monoclinic
form. The rhombic and monoclinic form, while here this is the rhombic form and this is the monoclinic form. You can see the difference. Below 96 temperature the sulfur is found in rhombic form. This is the structure like a kite. The kids fly in the sky, that is the structure of the kite, and you can see after 96 Celsius the arrangement of the atom will change and the sulfur will come in the monoclinic form. These are the long crystal-like structure you can see here. Okay, I am giving you other example of allotrope. The first is the phosphorus P4, that is white below 250 degrees Celsius. It means that its transition temperature is 250 degrees Celsius. Above that temperature the P4 or the phosphorus color become red, and it is reactive when it is white, and it is non-reactive when it is in red color. It is poisonous when it is white, and it is non-poisonous when it is in red color, and it is jelly like or waxy solid when it is in white color, and it is brittle powder when it is in red color. Now we will talk about another example, that is the stannum or tin. It is gray below 13.2 degrees Celsius, and it is white or shiny above that temperature, that is it is transition temperature. Let us take another example, that is stannum or tin, that is gray below 13.2 degrees Celsius temperature, and it is white in color above 13.2 degrees Celsius temperature. You know what is stannum, that is the tin. ये जो कैन जो आप यूज़ करते हैं पेप्सी वगैरह के, ये 15 टेम्परेचर, आपको पता है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री से अबव ही रहता है, इसलिए इसका कलर पाकिस्तान में सिल्वरी वाइट रहता है। इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 13.2 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके बिलो टेम्परेचर पे ये जो है ग्रे कलर में आती है। और ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे टेम्परेचर बिलो 13.2 होता है वहाँ पे इसका कलर ग्रे ही नज़र आता है, जबकि पाकिस्तान में कम ही ऐसा होता है कि टेम्परेचर जो है वो 13.2 से नीचे जाए, इसलिए ये हमेशा आपको यहाँ पे वाइट सिल्वरी कलर में ही नज़र आता है। दूसरा, ये वाइट कलर में जो टिन होता है ये इसका स्ट्रक्चर टेट्रागोनल होता है, जबकि बिलो 13.2 डिग्री सेल्सियस जब ये ग्रे कलर में पाया जाता है तो इसका जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है डैट इज़ या अरेंजमेंट जो है एटम की वो क्यूबिक फॉर्म में होती है। नेक्स्ट इज क्यूरिंग विद सॉल्ट टू प्रिजर्व मीट, मतलब गोश्त वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए इसके ऊपर नमक भी छिड़का जा सकता है। बाज़ार में आप फ़िश लेने जाते हैं तो देखा है फ़िश वाले ने फ़िश के ऊपर बहुत सा नमक जो है वो स्प्रेड किया हुआ होता है, स्प्रिंकल किया हुआ होता है ताकि फ़िश ख़राब ना हो। एक्चुअली टेबल सॉल्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर क्योरिंग मीट, ठीक है, एंड इट इज़ यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। ये जो सॉल्ट जो है NaCl की बात हो रही है, सोडियम क्लोराइड की, दैट सॉल्ट किल्स and inhibit the growth of putrefying bacteria by drying water out of the meat। यानी मीट के ऊपर जब आप सॉल्ट जो है वो स्प्रेड कर देते हैं, छिड़क देते हैं, तो वो उसका एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है, पानी है, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स और बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ मीट में रुक जाती है और गोश्त खराब होने से बच जाता है। Concentration of salt up to 20% are required to kill most species of unwanted bacteria। मीन 20% आपने ध्यान में रखना है कि concentration of salt must be 20%, इतनी इनफ होती है कि वो बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को ख़त्म कर दे। Once properly salted, the meat contain enough salt to prevent the growth of many undesirable microbes। ठीक है, यानी 20% सॉल्ट जो है अगर उसके ऊपर स्प्रेड किया हुआ है, उसके ऊपर छिड़का हुआ है, तो क्या होता है कि ये इनफ होता है गोश्त को बिल्कुल महफूज रखने के लिए बैक्टीरिया और जर्म्स वगैरह से। तो अब आपका ये चैप्टर क्लोज हो गया है। इंशाल्लाह मैं आपको इसके नोट्स भी सेंड करती हूँ जो कि